नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने मोटिवेशन चैप्टर के अंतर्गत अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं, अभिप्रेरणा चक्र या स्रोत क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। और आज हम जो है एक कक्षा कक्ष सिचुएशन में या कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, क्लासरूम सिचुएशन में बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, टेक्निक्स कौन कौन सा अपनाएंगे या कौन सा मेथड्स को यूज करेंगे, उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये है कि अभिप्रेरणा की परिभाषा दें या उत्प्रेरणा की परिभाषा दें। कक्षा कक्ष शिक्षण में बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए आप कौन सी विधियां अपनाएंगे, ये क्वेश्चन आता है जनरली। डिफाइन मोटिवेशन, विच मेथड्स विल यू यूज टू मोटिवेट चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम सिचुएशन। ये क्वेश्चन जो है अक्सर हम बीएड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीएड, डीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम से संबंधित वीडियोज लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले अभिप्रेरणा को समझ लेते हैं, अभिप्रेरणा के बारे में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो अभिप्रेरणा जो है उसको सीखने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी या पहला सोपान कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसी के कारण जो है बच्चों के अंदर में सीखने की तत्परता या इच्छा जागृत होती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अभिप्रेरणा जो है वो, जिसका अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन होता है, वो वास्तव में लैटिन भाषा के मूवेयर या मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यह जो है इसका अर्थ क्या होता है, टू मूव, अर्थात गति करना। किस चीज के लिए गति करना, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए गति करना। ठीक है। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी बुद्धि युक्त प्राणी को उसकी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ कोई भी कार्य करने के लिए उकसाना या प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। टू स्टिमुलेट एन इंडिविजुअल टू डू एन एक्शन टू विद ऑल हिज कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है एक मनोशारीरिक या साइकोफिजिकल या आंतरिक प्रक्रिया मानी जाती है, इंटरनल प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि मुख्य रूप से आवश्यकता से शुरू होकर के और तब तक बनी रहती है जब तक कि उस आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए, उससे संतुष्टि प्राप्त ना हो जाए। और यह चूंकि इसका जो है प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में सीखने के पीछे जो है अभिप्रेरणा का ही हाथ होता है, इसीलिए इसको जो है सीखने की सुनहरी सड़क, गोल्डन रोड टू लर्निंग, या सीखने का हृदय, हार्ट ऑफ लर्निंग, या सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग, द सुपर हाईवे टू लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है। इसे जो है शिक्षा मनोविज्ञान में उत्प्रेरणा, प्रेरणा, आंतरिक उत्तेजना आदि कई नामों से जाना जाता है। अगर हम इसके परिभाषा से संबंधित बात करें तो इस संबंध में गुड्स का विचार था कि अभिप्रेरणा जो है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराइजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एन एक्टिविटी। ये जो है गुड्स का मानना था। और स्किनर ने ऑलरेडी कहा है कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। अगर हम बात करें कि एक शिक्षक कैसे बच्चों को जो है क्लासरूम सिचुएशन में या कक्षा कक्ष परिस्थितियों में बच्चों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा, अगर उसकी बात करें तो या मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम सिचुएशन फॉर लर्निंग की बात करें तो कह सकते हैं कि देखिए किसी भी कक्षा में सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसकी सफलता मुख्य रूप से जो है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन पर ही निर्भर करता है। कोई भी छात्र या किसी भी कक्षा के जो छात्र हैं वो जितना अधिक अभिप्रेरित होंगे वो उतना ही सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक जो है वो सिखाए जाने वाले बात को या तथ्य को सीख पाएंगे। अतः एक शिक्षक को जो है वो कहता है कि कोई भी क्लासरूम में कोई भी पाठ आप पढ़ाने जा रहे हो तो सिखाने से पहले बच्चों को मोटिवेट कर लेना बहुत जरूरी है। और हम अब कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को, कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात जो है वो हम लोग कहते हैं, देखिए पहला पॉइंट हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि सीखने के लिए छात्रों में रुचि उत्पन्न करें। देखिए बाय डेवलपिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग,
कहा जाता है कि देखिए कोई भी घोड़ा है, अगर मान लीजिए घोड़ा है, अगर घोड़े को प्यास नहीं लगी हुई हो तो हम लोग उसको खींच करके पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर बच्चों के अंदर में रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बच्चों को क्लासरूम के अंदर में बैठने के लिए तो मजबूर कर सकते हैं, लेकिन उसे एकाग्रता पूर्वक सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना रुचि उत्पन्न किए हम बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित या सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर उनके अंदर में रुचि उत्पन्न कर देंगे तो वो खुद ब खुद बच्चा सीखने के लिए अभी प्रेरित हो जाएगा, खुद ब खुद एकाग्रचित होकर ध्यान दे करके और वो सीखेगा। तो कैसे हम अभी प्रेरित करेंगे? तो एक शिक्षक को चाहिए कि जो विषय वस्तु वो पढ़ाने जा रहा है उसमें सरल भाषा का प्रयोग करे, रोचक तथ्यों का प्रयोग करे और उसको जो है पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाए, शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग करे, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करे, ताकि जो है पाठ विषय वस्तु जो है रुचिपूर्ण हो सके, उसका लाभ और इम्पोर्टेंस भी बताए। इससे जो है वो बच्चे खुद ब खुद उसको सीखने के लिए रुचि लेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पुरस्कार या दंड का प्रयोग करके। ठीक है, बाय यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखिए हम बच्चों को जो है पुरस्कार और दंड का प्रयोग करके भी सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पुरस्कार को तो बच्चों को सिखाने का जो है या प्रोत्साहित करने का जो है सर्वोत्तम साधन माना गया है। उसमें कहा गया है कि देखिए अगर मान लीजिए हम ही आपसे कह दे कल टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद जो भी बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको हम प्राइज देंगे, तो क्या होगा, सभी बच्चे जो है उस प्राइज के लिए मुख्य रूप से जो है सम्मान पाने के लिए क्या करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। बालकों को सुधारने के लिए जो है दंड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है एक शिक्षक को, दोनों का पुरस्कार और दंड दोनों का प्रयोग जो है एक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बच्चों पर पड़ सकता है। ठीक है, अब क्या तीसरा पॉइंट चर्चा कर लेते हैं, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर, लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, या नॉलेज। तो होता क्या है, कहा जाता है कि अनुभव जो है वो मनुष्य का एक महान गुण है, और इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम कोई भी नए काम को पुराने ज्ञान से, मतलब कोई भी नए ज्ञान को या काम को जो है पुराने ज्ञान से और काम से जोड़ करके अगर सिखाते हैं तो सीखा गया ज्ञान जो है बच्चों के लिए आसान और रोचक हो जाता है, और बच्चे जब उसमें रोचक हो जाएगा तो बच्चे खुद ब खुद सीखने के लिए अभिप्रेरित हो जाएंगे, काम को करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम बच्चों को जो है सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। चौथा है प्रशंसा एवं अपमान का प्रयोग कर, बाय यूजिंग प्रेज एंड इंसल्ट। देखिए कक्षा शिक्षण के दौरान प्रशंसा और अपमान एक शिक्षक के द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य क्रिया है जो अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। हाँ, बच्चे जो है, कहा जाता है कि सिर्फ बच्चे को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के बच्चों को, हर वर्ग के चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी छात्र हो, उनको जो है प्रशंसा बहुत पसंद होती है, और प्रशंसा से क्या होता है, हर वर्ग और हर प्रकार के विद्यार्थियों में जो है वो आत्मविश्वास और पहले से बेहतर करने की भावना जो है वो जन्म लेती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें अपमान की, तो अपमान भी जो है, अपमान से डर के भी बच्चे जो है सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं, लेकिन कई बार यह जो है बच्चों में नकारात्मकता भी जन्म दे देती है। अतः एक शिक्षक का जो है प्रशंसा और अपमान ये दोनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक और उपयुक्त तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये देखिए छात्रों को उनके ज्ञान की प्रगति और उपलब्धियों को बता करके भी हम बच्चों को सीखने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, बाय मेकिंग अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट देयर नॉलेज एंड अचीवमेंट्स। देखिए अगर हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनके ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करेंगे समय समय पे, तो उनको उनकी कमियों के बारे में नहीं पता चलेगा। इसीलिए ये जो है पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें कहा जा सकता है कि छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धियाँ होती है या ज्ञान की जो प्रगति की जानकारी जो है वो उन्हें क्या किया जा सकता, उन्हें क्या करता है, तो भविष्य में और भी
भी बेहतर करने के लिए और पूर्व में किए गए गलतियों को सुधारने के लिए अवसर प्रदान करती है। अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, समय समय पर उनकी ज्ञान की प्रगति और उपलब्धियों का मूल्यांकन करके उन्हें बताते रहना चाहिए, ताकि वो आवश्यकता अनुसार अपनी कमियों में सुधार करके और बेहतर बन सके, है ना, और सीखने के लिए अभिप्रेरित हो सके। अगर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्रियों में नवीनता का प्रयोग कर, बाय यूजिंग नोवेल्टी इन टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। देखिए, नई नई बातें जो होती हैं, नए नए वस्तुओं को जानना जो है वो बच्चों में क्या करता है, जिज्ञासा या रुचि उत्पन्न करता है, जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। अगर जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चे स्वयं रुचि लेंगे। इसलिए एक शिक्षक को जो है उपयुक्त या नवीन शिक्षण सहायक सामग्रियों या शिक्षण विधियों के साथ साथ जो पाठ को रोचक बनाने वाले श्रव्य दृश्य साधन हैं उनका प्रयोग जो है छात्रों को सिखाने के समय में करना चाहिए या पाठ को पढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिससे कि छात्र स्वयं अभिप्रेरित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं छात्रों को सीखने का महत्व या लाभ बताकर, बाय टेलिंग स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग। देखिए, शिक्षकों को जो है छात्रों को यह समझाना चाहिए कि ज्ञान में ही शक्ति है। जो ज्ञान या कार्य वह अर्जित कर रहे हैं या सीख रहे हैं वो उनके दैनिक जीवन में किस प्रकार से लाभकारी है, किस प्रकार से उपयोगी है, या किस प्रकार से दैनिक जीवन को सरल बनाने में सहायक हो सकता है या रोजगार उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है, उसके महत्व के बारे में बता करके भी हम बच्चों को जो है सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। ये मानव का स्वभाव है कि जिस चीज़ में उसे फायदा नजर आता है तो उस कार्य को वो पूरी एकाग्रता के साथ करता है। इसके विपरीत अगर किसी चीज़ में उसको फायदा नजर नहीं आता तो वो उतना एकाग्रता के साथ या उतना ध्यान दे करके उस कार्य को नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि छात्रों को सीखने का महत्व या लाभ बता करके भी हम लोग उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ प्रतियोगिता एवं उचित वातावरण तैयार कर, बाय क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन एंड अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। देखिए, स्वस्थ प्रतियोगिता एवं उचित वातावरण को जो है वो बच्चों को अभिप्रेरित करने का एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। कोई भी कक्षा में प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता जो होती है या प्रतियोगिता जो है वो बच्चों को क्या करती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हाँ, इस संदर्भ में ये ध्यान रखना जरूरी है कि सामूहिक प्रतियोगिता को ज़्यादा बढ़ावा मिले व्यक्तिगत प्रतियोगिता की अपेक्षा। देखिए, एक टीम में जब हम लोग काम करते हैं, एक क्रिकेट की हम उदाहरण ले लेते हैं। क्रिकेट में क्या होता है कि सारे लोग बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, सभी खिलाड़ी को मिलजुल करके टीम को जिताने के लिए काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, सहयोग की भावना, आपस में तालमेल बैठाने की भावना का जन्म होता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत प्रतियोगिता में हम क्या देखते हैं कि उसमें द्वेष की भावना जो है या ईर्ष्या की भावना भी जन्म ले सकती है। तो इसका जब प्रतियोगिता का वातावरण का हम निर्माण करें तो उसमें इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि सामूहिक प्रतियोगिता को ज़्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उचित वातावरण कैसे बच्चों को अभिप्रेरित करती है। तो देखिए, सीखने की परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण में बच्चे सीखने के लिए स्वयं अभिप्रेरित होते हैं। मान लीजिए, अगर वातावरण जो है, कक्षा का वातावरण जो है वो शांत हो, शुद्ध हवादार और पर्याप्त प्रकाश वाला हो, हाँ, सुंदर कक्ष हो, साफ सुथरा वातावरण हो, तो वैसे वातावरण में जहाँ पे शिक्षक से छात्र का संबंध अच्छा हो, वैसे वातावरण में क्या होता है कि बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसके विपरीत परिस्थितियों में जो होता है वो बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। मान लीजिए कि जिस वातावरण में या जिस कक्षा में हम कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं उसके बगल में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो, बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट हो, हल्ला गुल्ला हो रहा हो, तो वैसे वातावरण में हमें सीखने में जो है वो कठिनाई होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वातावरण भी जो है वो बच्चे को सीखने में बहुत हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे मुख्य रूप से जो बच्चों को अभिप्रेरित करने की प्रमुख विधियाँ। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को
लक्ष्य तक पहुंचाने वाली एक अदृश्य आंतरिक शक्ति या उत्तेजना होती है जो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक को जो है कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चे को अभिप्रेरित करने की समस्या का सामना करना ही पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जो विधियां हम लोगों ने पहले चर्चा की है उसको अपना करके एक शिक्षक जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावकारी और सफल बना सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।